अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो ईद के मुबारक मौके का फ़ायदा उठाते हुए सेठी से आज मैं सवाल कर लेती हूँ। ओह तेरी खैर हो जाए। खैर ये है, अच्छा, शर का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है दूर दूर तक। 2-3 महीने आपने वैसे दिए हुए हैं। अच्छा, वो किस लिए? आपने कहा तो 2-3 महीने लगेंगे। अब आपके व्यूअर जानते हैं किस चीज़ में लगेंगे, चलो छोड़ दो, ढूंढेंगे। छोड़ दो। आपका फेवरेट सॉन्ग है ना, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, या आप सुन रहे थे। तो मैंने आपसे पूछा था कि वो कैसे लोग होते हैं जिन्हें ईदी भी मिलती है। ईदी तुम्हें तो नहीं मिलेगी, ये तो मैं बता दूं तुम्हें। आपके व्यूअर्स को मिलेगी। व्यूअर्स को जो है वो प्यार मोहब्बत मिलेगी, यही ईदी हो सकती है और क्या। आपकी तरफ से हम उन्हें ईदी देने का इरादा रखते हैं। वो यूं अच्छा कि जाहिर है आप उनको डिस्पैच तो नहीं कर सकते, चेक्स भी नहीं भेज सकते, उनके अकाउंट में भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपके ऊपर इल्जाम लग जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो पैसे कहाँ से आए। हाँ, कहाँ से आए आप साबित करें, मनी ट्रेल दें। मनी ट्रेल दें तो फिर ईदी देने की एक ही सूरत बचती है कि आज का सारा शो उनके सवालों पर मबनी हो। वाह, अच्छा, डायरेक्ट आपसे उन तक ट्रांजैक्शन हो जाएगी। करो यार, आज सारे बड़े सवाल आ रहे थे जो आप लोग नहीं करते थे। हाँ नहीं, वो वक्त की कमी और करंट अफेयर्स के अजदाम की वजह से नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के शो में हम ईदी आपके व्यूअर्स के लिए सारा नाम कर रहे हैं शो उनके सवालों। चलो डन करो यार, लेट मी लुक इनटू द कैमरा एंड गेट ऑन विद इट। हां जी, बिल्कुल। चलो शुरू। तो बराह रास्त अब आपसे मुखातिब होंगे और ज़हीर फैसलाबाद से क्या जानना चाहते हैं सेठी साहब से? सर, मुआशरों के अरूज और ज़ाल की कहानियाँ तो आपने सुनी है, तारीख आपने देखी होगी। जिस तरह से हमारी सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, नून लीग और पीपल पार्टी की कोताहियाँ कह लें या खान साहब की मेहरबानी कह लें, जैसे भी हुआ, अब इस पोलराइजेशन को किस तरीके से समेटा जा सकता है और हमारा जो मुल्क है एक कौम के तौर पर अगर उभरना चाहे तो हमारी सियासी पार्टियों को क्या करना चाहिए, किस तरह से ये जो कौम है वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए। जिस तरीके से आजकल अवाम जो है 2 कबीलों में बट गई है, इसका कोई हल है आपकी नज़र में? और हल तो बड़े होते हैं, अगर मसला हो तो उसका हल तो होता है, मगर सवाल ये है कि क्या हमारे सियासतदान, हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग, जो सीनियर लोग हैं, आर दे रेडी टू हैव अ सोल्यूशन। और मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है एक वक्त आएगा कि मजबूरी होगी सबकी कि कोई ना कोई हल निकाला जाए। शायद वो वक्त आज नहीं है, मगर कल आएगा वो वक्त। तो वो जब वक्त आएगा तो किस किस्म की सोल्यूशन निकलेगी या निकल सकती है, मैं उसी की तरफ इशारा कर सकता हूँ। एक तो ये है कि जो भी सोल्यूशन निकलेगी वो पार्लियामेंट के अंदर निकलेगी। पार्लियामेंट के बाहर वो निकलेगी तो वो उसका कोई माने नहीं पाएगी। सो पार्लियामेंट के अंदर एक सोल्यूशन निकलेगी। उस सोल्यूशन के तहत एक इलेक्शन के ऊपर मुआहदा होगा कि अगली इलेक्शन कब होनी है, कैसे होनी है और क्या उसके रूल्स होंगे। दूसरा ये कि उस इलेक्शन के अंदर कौन सी सियासी जमातें इन्वॉल्व होंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। और तीसरा ये कि आगे जाके किस किस्म की हाइब्रिड स्टेट को तस्लीम करना पड़ेगा, या आइनी तौर पे या पार्लियामेंट के अंदर कोई मुआहदे के तहत। बिकॉज़ मेरा ख़्याल है कि ये अब हाइब्रिड मॉडल जो है ना, इसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले भी एक किस्म का हाइब्रिड मॉडल होता था, मगर वो अनसीन, अनरिटन होता था। जब से ये खान साहब ने ये सेम पेज हाइब्रिड मॉडल बनाया, तो और उसके बाद जब उनकी छुट्टी हुई उस हाइब्रिड मॉडल की, तो एक और हाइब्रिड मॉडल आ गया जो उससे भी ज़्यादा सख्त है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हाइब्रिड मॉडल का भी कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। इसके कॉन्टूर्स क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। बड़े अफसोस की बात है कि सूरत हाल ऐसी होगी, मगर अब मजबूरी यही है कि क्योंकि सारी सियासी जमातों ने, इमरान खान की सियासी जमात ने भी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया था और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, और यकीनी तौर पे अगर कोई और चौथी पार्टी निकलती है तो मेरा ख्याल है वो भी हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करेंगी। तो ये सारी बातें जो हैं ये तय होनी पड़ेंगी। उसके अंदर फिर ये तय करना पड़ेगा कि अगर कि इमरान खान साहब भी उसमें हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट्स और एक्सटेंशंस, उसके ऊपर भी गौर व फिक्र करना पड़ेगा और इत्तेफाक करना पड़ेगा। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। मैं समझता हूँ कि ये किसी न किसी स्टेज पे ये मुल्क बचेगा उसी सूरत में कर इन सब के हल निकालेंगे, और मुझे लगता है ऐसे है कि इनके हल निकल आएंगे।
और वक्त थोड़ा दूर है, मगर इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चल, अब सऊदी अरब से साजिद मलिक साहब क्या जानना चाहते हैं? आर्मी चीफ ने जो हार्ड स्टेट की तरफ इशारा किया है, सर हम इधर सऊदी अरब में देखते हैं कि पूरी दुनिया से मुसलमान आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, इधर कानून की अमलदारी है, कोई कानून नहीं तोड़ता। हमारे पाकिस्तानी भाई भी आते हैं तो वो भी कानून नहीं तोड़ते, इशारे पे इशारे रुक जाएंगे। अगर आप बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, रात का टाइम है, चेक पोस्ट आएगी सर रोड पे, खुद अपनी लाइट के बन के अंदर आन करेंगे, शर्ते से इजाजत लेंगे कि जाएं या ना जाएं। वो इजाजत देगा तो आगे जाएंगे, नहीं तो नीचे ड्राइवर खुद उतर के अपने कागज चेक कराएगा। किसी के सर मजाल नहीं है कि इधर को कानून तोड़े। सर रात में लोग कोई गारे सूर पे जा रहा है, कोई गारे हरा पे जा रहा है, कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई लुट लुटैया नहीं है सर। आराम सुकून से दुनिया आ रही है, जा रही है, हर आदमी कानून के नीचे चल रहा है सर। तो मेरा सर सवाल ये है कि जो आर्मी चीफ ने हार्ड स्टेट की तरफ इशारा किया है, वो हार्ड स्टेट ये है कि हर आदमी कानून के नीचे आएगा, टैक्स का निजाम सही होगा। इधर तो सर रोटी का तंदूर बगैर लाइसेंस की कोई नहीं लगा सकता। अगर रोटी के तंदूर वाला भी टैक्स नहीं देगा तो बल्दी आएगी, उस तंदूर बंद कर देगी। तो सर आर्मी चीफ का इशारे हार्ड स्टेट की तरफ है, क्या पाकिस्तान सर हार्ड स्टेट की तरफ जाएगा? आपने खुद ही जवाब दे दिया। आपने कहा कि हर बंदा वहाँ कानून की को ओबे करता है और कानून की बालादस्ती है। सबके लिए एक ही कानून है, अमीर हो, गरीब हो, पावरफुल हो, नॉन पावरफुल हो। तो जवाब तो आपने दे ही दिया। देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जब गोरा यहाँ से छोड़ के गया पाकिस्तान और इंडिया को, तो 1950s में मुझे याद है आज तक कि हम जब स्कूल जाते थे तो साइकिल के ऊपर जाते थे, और जब शाम पड़ती थी तो वो एक डायनामो होता था, वो साइकिल पे लगा होता था, जिसके साथ साइकिल की लाइट पीछे और आगे नज़र आती थी। और अगर वो लाइट ना जलती तो उसी वक्त आम कांस्टेबल सड़क पे खड़ा आपका चालान करता था। कोई लेन देन नहीं होती थी, कोई पैसे की बात नहीं होती थी, कोई ये नहीं होता था तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। स्ट्रेट अवे चालान हो जाता था। ये गोरा ये कानून छोड़ के गया था और ये माहौल छोड़ के गया था कि कानून की बालादस्ती थी ऊपर से लेके नीचे तक। आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो गई है। अब पैसा चलता है, अब फाइलों पे पहिए लगते हैं और सिफारिशें चलती हैं, मेरिट के ऊपर काम नहीं होता, और सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद कानून की बालादस्ती नहीं करते, अनफॉर्चुनेटली। इसीलिए ये शोर पड़ा होता है सारा वक्त कि जी आइन क्या है, और आइन चैलेंज हो गया, जुडिशरी में ये हो रहा है, जुडिशरी में वो हो रहा है। तो जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं होगा कि कानून की बालादस्ती सब ने करनी है और कोई सिफारिश नहीं होनी और कोई रिश्तेदारी नहीं होनी, तो उस वक्त तक ऐसे ही माहौल रहेगा यहाँ। जब हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर जाते हैं तो वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, वहाँ पुलिस सबके लिए एक ही है। और अब तो उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी गलत काम हो तो वो कैमरा पकड़ लेता है और उसी वक्त आपका चालान हो जाता है। अब यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता ये होना शुरू हो गया है, मगर बड़े पैमाने पे तो कानून की बालादस्ती नहीं है। सारा वक्त हमारी जो रूलिंग क्लासेस हैं सबसे पहले तो वो कानून तोड़ती हैं। अगर वो टैक्स चोरी करते हैं तो कानून तोड़ते हैं, अगर वो और कोई बड़े क्राइम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं तो कोई, अगर वो किकबैक्स देते हैं तो कोई नहीं, अगर वो रिश्तेदारों को प्रमोट करते हैं तो कुछ नहीं, एंड सो ऑन। तो मसला तो हमारा है, जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ दे ऑल हैव टू ओबे द लॉ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये। एक और बात भी है, कानून की बालादस्ती, जो भी कानून हो, अच्छा हो या बुरा हो, सख्त हो या सॉफ्ट हो, वो डिक्टेटरशिप्स में ज़्यादा होता है और जमहूरियत के अंदर कम ही होता है। जमहूरियत के अंदर बहुत से एवेन्यूज़ होते हैं आपको अपील करने के, कानून की बहुत सी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। पूरी एक वकला हजरात की प्रोफेशन है जो गिल्टी भी हैं उनको भी डिफेंड करते हैं। अदालतें होती हैं, कितने हज़ारों लाखों लोगों के केसेस जो हैं वो अदालतों के आगे हर वक्त होते हैं। और अदालतें जो है दे आर नॉट, जिसे कहते हैं इमैकुलेट नहीं होती वो। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म के मसाइल हैं हमारे मुल्क में, जो कि कुछ हद तक इंडिया में भी हैं और भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हैं। तो ये जब तक ये माशरा जो है ये चेंज नहीं होगा, माहौल चेंज नहीं होगा, तो उस वक्त तक आई एम सॉरी हमारे लोग यहाँ कानून को तोड़ेंगे और बाहर जाके, क्योंकि चारा नहीं है वहाँ जाके कानून को ओबे करेंगे। उन्हें पता है कानून को नहीं ओबे किया तो हो गए। सऊदी अरेबिया में तो वो सर काट देते हैं आपका, यूएई वगैरह में आपको डिपोर्ट कर देते हैं।
छोटी सी भी बात हो, ये वहाँ तो ये यूएई वाले तो कहते हैं कि आप गाड़ी के बोनट के ऊपर अपना आईफोन छोड़ दें, बस बाज़ार में चले जाएं शॉपिंग करने और वापस आएंगे तो वो आईफोन वहीं का वहीं पड़ा होगा। ये है वहाँ का असूल। अभी हाल ही में मैं दुबई में था और मेरा आईफोन अपने होटल कमरे में रह गया और मुझे 2 दिन के जो मेरा एडिशनल आईफोन था, एक मैंने दुबई के लिए लिया हुआ था, तो जब मैं वापस आया तो 2 दिन के बाद मुझे याद आया कि वो मेरा फ़ोन कहाँ है। तो ढूंढ के मैंने जब ट्रेस किया तो पता चला कि वो दुबई में ही होटल में रह गया। आप यकीन करें, मैंने होटल को लिखा और कहा कि इस दिन मैं वहाँ था और मेरा आईफोन रह गया था मेरे कमरे में, ज़रा ढूंढ दें। फ़ौरन जवाब आ गया कि आप बताएं उसका कोड क्या है और हम आपका आईफोन हमने ढूंढ लिया, हमें मिल गया है। तो मतलब ये इस किस्म की सूरत हाल है। अगर वो आईफोन ना मिलता तो वो जो लोग थे जिन्होंने कमरा साफ़ करना था उन सब की छुट्टी हो जानी थी। उन्होंने ये नहीं देखना था किसने उठाया या किसने नहीं उठाया, उन्होंने 4 लोगों की छुट्टी करा देनी थी। तो उसमें से 3 ने फिर बता देना था ना कि हमने नहीं किया, चौथे ने मान जानी थी बात। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक कोई कानून को नहीं है कि ऊपर कोई भरोसा नहीं है, कोई नहीं करता। इसीलिए हमारी जो इंसाफ का जो पैगाम है वो इमरान खान ने इसको उठाया है। उसे मालूम था कि इस मुल्क में अगर इंसाफ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, इसलिए तहरीक इंसाफ। अफसोस इस बात का कि वो जो वादा जो हुआ था वो पूरा नहीं हुआ। तो ये शुरू कौन करेगा? असल में उनका सवाल ये है कि आर्मी चीफ शुरू करने जा रहे हैं, कर सकेंगे? ये दूसरा हिस्सा है आपके सवाल का, अच्छा हिस्सा है। मैं समझता हूँ इसकी तरफ तवज्जो नहीं हो रही। अब उसकी क्या वजूहत है उसके ऊपर एक लंबी बहस है। जो हार्ड स्टेट के जो बात चल रही है वो यही चल रही है कि बॉर्डर्स को तकड़ा किया जाएगा, सेसेशन को रोका जाएगा, मीडिया के अंदर जो लोग बदअज़मी फैला रहे हैं या इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं उनकी पकड़ दकड़ होगी, और जो लोग रियासत के ऊपर अटैक कर रहे हैं या बगावत कर रहे हैं रियासत के ख़िलाफ़ उनके साथ सख्ती की जाएगी, उनके लिए स्पेशल कानून बनेंगे और उनको देख लिया जाएगा। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। मगर जो बात जिसकी तरफ आप तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं, मेरा ख़्याल है वो किसी एक आर्मी चीफ के बस की बात नहीं है। इस मुल्क के अंदर बहुत से इदारे बन चुके हैं जो कि ख़ुद मुख्तार हैं या उनकी आइन के अंदर बहुत सी प्रोटेक्शन है। उनमें से एक जुडिशरी भी है, फिर मीडिया भी है एंड सो ऑन। तो ये ऐसे नहीं हो सकता कि इस किस्म के माहौल में जिसके अंदर आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया बहुत से इदारों को, उनको आप रातों रात वाइप आउट कर दें। तो इसलिए ये कशमकश चलेगी। अलबत्ता अगर आइन को आप तब्दील कर दें और आइनी एक डिक्टेटोरियल आइन ले आएँ और सबको डंडा मार के आप सीधा कर लें, वो और बात है, मगर वो होने नहीं जा रहा, ना ही वो हो सकता है। ये मुल्क जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये मुल्क की बड़ी तारीख़ है, इसमें जमहूरियत के बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि बड़े डीप रूटेड हो चुके हैं, अब लोगों के जहनों के अंदर चले गए हैं और लोग अपने आज़ादियों को आसानी से छोड़ेंगे नहीं और इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस भी होगी एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो इस वक्त मुमकिन नहीं है। ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए इस किस्म की चीज़, मगर क्या वो दिन आएगा कि हम भी एक नॉर्मल कंट्री बनेंगे और जिसके अंदर नॉर्मल लॉज हैं, जिसके अंदर हर बंदा कानून के आगे एक ही है और हर बंदे के ऊपर एक ही कानून लागू होता है? मुझे वो अपनी ज़िंदगी में होता नज़र नहीं आता। यानी कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं लेकिन उनका अमल दरामद अक्रॉस द बोर्ड ज़रूरी है। अब कनाडा से अवैस साहब। सेठी साहब, मुझे इधर 15 साल होते रह गए हैं। मेरा सवाल यह है कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो उसमें लामहदूद जो सपोर्ट नज़र आती है वो इमरान खान की नज़र आती है। कहीं भी आप खाली कनाडा नहीं, मतलब कहीं भी मिडल ईस्ट ले लें, इमरान खान का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है वो बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट करते हैं और वो अंधाधुन फॉलो करते हैं। वो कुछ मतलब उनके खिलाफ कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं, बल्कि वो भले वो सही भी क्यों ना हो। इसके बजाय दूसरे हम देखते हैं पीपल्स पार्टी एंड नून लीग और जो जैसे ये 2 बड़ी जमातें हैं, इनका हम ओवरसीज़ में इतना सपोर्ट नहीं देखते। थोड़ा बहुत तो है लेकिन जिस तरह इमरान खान का है इस तरह से इनका नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये क्यों इतना अंधाधुन सपोर्ट करता है, और ऐसी क्या बात है कि इमरान खान ही इनको क्यों पसंद आता है? आपने तो सवाल के अंदर ही पीटीआई को उठा लिया है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। हकीकत तो यही है कि जो आप कह रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसका जवाब क्या है। देखिए, मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को देखा है कि जबकि वो
भुट्टो साहब को बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको देखा है जबकि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सपोर्ट करते, किसी और को नहीं करते थे। उस वक़्त एक नवाज़ शरीफ साहब थे और एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। मैंने वो भी देखा है कि जब वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से दूर हो गए और नवाज़ शरीफ साहब को सपोर्ट करने लगे, जब भी मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं पिछले 20-30 साल में, 30 साल में। मगर अब जो चीज़ बदली है वो ये है, एक कि जब 30 साल में लोग कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, लोग थक भी जाते हैं, लोग मायूस भी हो जाते हैं पुरानी पार्टी से। और ये एक तारीख़ का तकाजा भी है कि 10 साल से ज़्यादा अगर कोई बंदा रह जाए तो लोग कहते हैं अब नया शक्ल की ज़रूरत है, नए पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। जितना अच्छा काम भी किया हो, आपको याद होगा कि विंस्टन चर्चिल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिताया था, मगर बरतानिया की अवाम ने उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया उसके बाद, हालांकि उन्होंने जिताया था। तो ये इस किस्म की सूरत हाल होती है। लोग थक भी जाते हैं, मायूस भी हो जाते हैं, और चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज ये भी होता है। मगर इससे आगे भी बढ़ के बात करते हैं, वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में जो जनरेशन थी वही जनरेशन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में थी। तो इसीलिए वो जब एक निकलता था तो उसके ख़िलाफ़ मुहिम चलती थी कि इसने ये किया, लोग बददिल होकर दूसरी तरफ चले जाते थे। फिर वो ख़राब काम करता था और ये वादे करते थे और वापस आ जाते। खान साहब की जो खसूसियत वो ये है कि पहली जो 2 जनरेशन्स थी एक्स, वो तो बेसिकली नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थे। फिर उसके बाद जन वाई आई, दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स इमरान। जन जी जो लास्ट में आई है, आई थिंक दैट्स मोस्टली अबाउट इमरान। ये जनरेशन्स हैं, दे आर द इंटरनेट जनरेशन, दे आर द ग्लोबल जनरेशन। इनके जो इश्यूज़ हैं दे वेरी डिफरेंट। नवाज़ शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का तो करिश्मा था, उनको वोट भी मिला, फिर वो वालिद भी मार्टर हो चुके थे तो उनको 2 दफ़ा वोट मिला और तीसरी दफ़ा भी मिल गया उनको, उनके हस्बैंड को एंड उनकी पार्टी को। मगर और वो वहीं अभी भी मिलता है उनको। मगर जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब हैं, इनकी पार्टी के अंदर तो ख़ास करिश्मा कभी भी नहीं था। मगर क्योंकि ये सॉलिड पंजाबी पार्टी थी और मियाँ साहब सॉलिड पंजाबी थे और इनके बड़े तल्लुकात थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इनको हमायत भी थी। इमरान खान साहब इज़ अ हीरो। अभी तक भुट्टो साहब भी हीरो नहीं थे कभी भी, मोहतरमा भी हीरोइन नहीं थी। एक छोटे से वक्त के लिए वो हीरोइन बनी थी, मगर रही नहीं हीरोइन, बिकॉज 2 दफ़ा निकाली गई थी। पहली दफ़ा जब वापस आई थी तो हीरोइन थी। इमरान खान तो हीरोइक स्टेटस है उनका, तो वर्ल्ड कप के बाद भी बिकेम ए हीरो। ये जो अस्पताल बनाया उन्होंने, हीरोइक, लोगों ने पैसे दिए। सो इमरान का एक एडिशनल डायमेंशन है इस हीरोइक। सो मैं समझता हूँ कि इन 3 वजह से इमरान इज़ स्टिल वेरी पॉपुलर अमंग्स 3 जनरेशन्स। वो जनरेशन जो मियाँ साहब से 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा फ़ारग हो चुकी, वो जनरेशन जो पीपल्स पार्टी से 1 दफ़ा नहीं 2सी दफ़ा फ़ारग हो चुकी, और अब ये तीसरी जनरेशन है जो कि इन एनी केस इनको वोट डालती नहीं है। दे वांट चेंज एंड फॉर देम इमरान, एंड दे वांट लुकिंग फॉर अ हीरोइक फिगर। सो आई थिंक इमरान फुलफिल्स ऑल 3 कैटेगरीज। और फिर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उनको इमरान एक नेशनलिस्ट नज़र आता है। ये नेशनलिज्म का ज़माना है। उनको एक नेशनलिस्ट नज़र आता है। जब वो खड़ा होके और अमेरिका के ख़िलाफ़ बात कर देता है या किसी और के ख़िलाफ़ बैरूनी मुल्क के ख़िलाफ़ बात करता है तो लोगों को पसंद आती है ये बात। जब वो नरेंद्र मोदी को गालियाँ देता है तो लोगों को पसंद आती है ये बात। तो ही उनकी जो नेशनलिज्म है वो भी लोगों को पसंद आती है। हालांकि वो एक सियासत है, कभी वो नेशनलिज्म बन जाती है, कभी वो रिवर्स में चली जाती है, मगर लोग वही चीज़ याद रखते हैं जो कि उनको पसंद आती है। तो आई थिंक फॉर ऑल दीज रीजंस ये अक्रॉस 3 जनरेशंस इमरान खान साहब इज़ नाउ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर अब बात यह है कि डिलीवरी भी तो होनी चाहिए ना। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की 4 साल की हुकूमत में हमें कुछ भी नहीं मिला, ना पाया, ना कुछ मिला ही कुछ नहीं। अगर उनकी हुकूमत चलने देते, 1 साल और रह गया था उनका, तो फिर शायद ये जो रोमांस है इमरान खान का ये ख़त्म ना होता। मगर क्योंकि उनको निकाल दिया गया तो वो जो है ना फैक्टर कि जो ऑप्रेस्ड होता है या जिसके साथ ज़्यादती की जाए, या एहसास ये हो कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, हमदर्दी उसके लिए बन जाती है।
जैसे मोहतरमा के लिए हमदर्दी बनी जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की वजह से, और आसिफ जरदारी साहब के लिए हमदर्दी बनी जबकि मोहतरमा की वजह से, एंड सो ऑन। तो खान साहब जो है ये जेल के अंदर भी जितनी देर रहेंगे उनके लिए हमदर्दी बनती जा रही है। अगर पिछले इलेक्शन में इनको हिस्सा लेने देते तो फिर शायद ऐसी सूरत हाल ना होती, मगर क्योंकि इन्होंने उससे पहले ही इनको कन्विक्ट कर दिया और उसके साथ फिर और भी हमदर्दी बन गई उनके लिए। तो ये अब देखना पड़ेगा कि ये इमरान फिनोमेनन को कैसे ये टैकल करेंगे। और मेरा ये अपना ख्याल है कि जब तक वो वापस आके एक दफ़ा फिर अपनी टर्म पूरी नहीं करेंगे तो ये जो रोमांस है ये ख़त्म नहीं होगा। अब वो कैसे होगा, किन टर्म्स के अंदर होगा, वो इसका जवाब अभी मैंने इससे पहले दिया है कि वो होना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे। कैसे होगा, क्या होगा, उस पर खान साहब को क्या कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, क्या नहीं करनी पड़ेगी, दैट इज़ अ सेपरेट इशू। वो करना पड़ेगा, रास्ता खोलना पड़ेगा। वैसे अब आपको डिटेल में जवाब मिल गया कि क्या वजह है कि ओवरसीज़ इमरान खान साहब को क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं। हम अब ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। काफ़ी ज़्यादा ईडी बढ़ गई है, थोड़ी और बांट लेते हैं। बांटे आज दिन है उनका, आज दिन है उनका। और ये भी अक्रॉस द बोर्ड है, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं है, पूरी दुनिया में सेठ साहब की ईदी जा रही है सवालों के जवाब की सूरत में। मुल्तान से हारिस अजहर। हम कब तक अपनी स्टेट को और हार्ड कितना बनाएंगे? कोई माजी बईद नहीं, माजी करीब में हमने पीका को लाके सहाफती आज़ादियों का गला घोंट दिया है। हमने पतंगबाजी पर पाबंदी लगाकर सकाफती आज़ादियों को मजरू किया है। हमने इंटरनेट स्लो करके मुआशी आज़ादियों को उस पे जबर इख्तियार किया है। और ब्रेन ड्रेन इतना हो रहा है, क्यों नहीं हम स्टेक होल्डर्स को लेकर एक नॉर्मल मुल्क बनाएं, ताकि यहाँ पर वो जिस तरह फराज साहब का शहर है, इस शहर में हमको रहने दो, इस शहर में नगमे बहने दो। हाय अल्लाह, नॉर्मल मुल्क क्यों नहीं बनाते? मैं तो 40 साल से यही रो रहा हूँ और 40 साल से हम एब नॉर्मल बनते जा रहे हैं। तो अब कैसे इसको नॉर्मल मुल्क बनाया जाए? कौन सा लीडर है जो इसको नॉर्मल मुल्क बना सकता है? मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब बना सकते थे मगर नहीं बनाया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बना सकती थी, नहीं बनाया। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा जब आए हैं तो बना सकते थे, नहीं बनाया। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब तो बिल्कुल बना सकते थे, जितना पावर उनके पास था और जो हाइब्रिड रजीम चला रहे थे और जितनी पॉपुलैरिटी थी वो बिल्कुल बना सकते थे, नहीं बनाया। अच्छा, तो अब कैसे ये बनेगा नॉर्मल मुल्क? हम घेराव हुआ है हमारा इस वक्त जियो स्ट्रेटिजिकली। एक ज़माने में ये हमारी एक असासा था कि जहाँ हम हैं जिस इलाके में, ट्रेड रूट टू सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड, अब वो सब बंद हो गया है। जिस किस्म की यहाँ की पॉलिसीज़ चलती रही हैं, जिसके अंदर रियासत के इदारे और सियासतदान सारे इंक्लूडिंग इमरान खान सारे मुलव्वस हैं, सब जिम्मेदार हैं इसके। तो ये मुझे नज़र नहीं आता कि ये नॉर्मल मुल्क बनेगा। नॉर्मल मुल्क बनने के लिए बहुत ज़बरदस्त लीडर की ज़रूरत है और बहुत हार्ड स्टेट की ज़रूरत है। और वो हार्ड स्टेट उस किस्म की हार्ड स्टेट नहीं जिस किस्म की हार्ड स्टेट रिप्रेशन की तरफ, राइट विंग की तरफ जाती है। वो राइट विंग ही नहीं तो हमें ये एबनॉर्मल स्टेट बनाया है, जंगजू रियासत बना दी है, लड़ाई झगड़े हमने किए हैं। वो उस किस्म की हार्ड स्टेट नहीं चाहिए हमें एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हार्ड स्टेट चाहिए जिसमें कानून सबके लिए एक हो। अभी मैंने इसके ऊपर लंबी चौड़ी बात की। तो इसलिए मेरे दोस्त, अगेन ये बहुत अच्छी आपकी ख्वाहिश है। उम्मीद है कि जो लोग पावर में हैं वो सुन रहे हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर कोई लामल होगा। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू एनी अश्योरेंस ऑन दिस। ओके, अब कर्नल डॉक्टर ज़ेब। पानी पे आपका मैं प्रोग्राम भी देखा है, बहुत आपने मुफस्सल और बहुत अच्छा उसमें वो बताया। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि पानी दुबई में भी नहीं है, बाकी गल्फ कंट्रीज में भी नहीं है। वो लोग तो समंदर के पानी को रीयूजेबल करके यूज कर लेते हैं, इवन जो डिसैलिनेशन प्लांट भी लगा के जो सैनिटेशन वाला पानी है वो भी यूज हो जाता है। तो हमारे मुल्क में अभी तक इस तरफ क्यों नहीं सोचा जा रहा? सिंध को पानी का मसला है तो कराची में पूरा समंदर मौजूद है, समंदर के पानी को आप सही करके इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल साफ़ और अच्छा सवाल है आपका और जायज़ है बिल्कुल। क्यों नहीं? कराची में पानी की शॉर्टेज क्यों है? क्यों पानी नहीं मिलता है? साफ़ पानी क्यों नहीं कराची जैसे शहर में मिलता है? 2 करोड़ की आबादी कराची में,
क्यों नहीं पानी मिलता? क्यों टैंकर्स के ज़रिए गंदा मैला पानी आता है, नहीं आता है? क्या वजह है? आप सही कह रहे हैं, दुनिया में इस वक्त 20,000 से ज़ायद डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, 20,000 से ज़्यादा। अफ्रीका जैसे मुल्कों में, नमीबिया, मोरक्को, आप नाम लें, वहाँ सब जगह पे डिसैलिनेशन प्लांट्स लग रहे हैं और लग चुके हैं। और एक डिसैलिनेशन प्लांट जो है डिपेंड करता है, अगर 10 मिलियन की आबादी हो किसी शहर की और उसके लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाना है आपने ड्रिंकिंग वाटर के लिए या क्लीन वाटर के लिए, तो वो उसका जो कॉस्ट है कैन बी एनीवे अप फ्रॉम $1 to $5 billion। अब $1 to $5 billion over say a 4-year period is nothing. This is the sort of outlay that you need to do for a city like Karachi। और मैं यकीन करके आपको कहता हूँ कि आज आप कराचीइट्स से कहें कि ये पैसे इकट्ठे कर दें और प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व कर दें आप, और सही तरीके से उनकी रिटर्न्स की जो इशू है वो आप कर लें, तो बैंक्स पैसे भी दे देंगे, पानी भी मिल जाएगा, पानी का रेट भी ठीक होगा, और प्राइवेट सेक्टर जो है इसको कर सकता है अगर गवर्नमेंट नहीं करना चाहती तो ये सब कुछ अवेलेबल हो सकता है। तो अफसोस इसी बात का है कि कराची, अनफॉर्चुनेटली कराची एक ऐसा शहर बन गया है जिसकी ज़िम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, नून ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, पीटीआई वहाँ तक अभी तक पहुँची नहीं उस लेवल पे कि वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करे और प्रोविंशियल असेंबली उनके कंट्रोल में हो। तो जब तक पावर उनकी जिस पार्टी के पास है वो पार्टी तैयार नहीं है कराची को कुछ देने के लिए या कुछ बजट देने के लिए या डिसैलिनेशन प्लांट करने के लिए, अब कराची जैसी जगह पे तो अंडरग्राउंड भी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। तो अब आप सोचिए ये वजह क्या है? वजह यही है कि एक ज़माने में कराची वॉज इन द हैंड्स ऑफ MQM, और कितना अरसा लगा MQM की टेररिज्म को ख़त्म करना, और उस वक़्त जो हालात थे कराची के, लोग छोड़ के जा रहे थे कराची, तो MQM को तो फिर क्रश करना पड़ा। जब उनको क्रश किया तो फिर जाहिर है कोई थोड़ी दूसरे किस्म की MQM आ गई, मगर उनके पास पावर नहीं है, वहाँ उनको सपोर्ट नहीं करती, और अगर करती भी है तो उनके पास असेंबली में पावर नहीं है कि वो वहाँ का बेचारा मेयर जो है उसके पास पैसे नहीं है कुछ करने के लिए, वहाँ लोकल गवर्नमेंट नहीं सही होने देते। क्यों? बिकॉज़ किसी और के पास पावर है वहाँ, और वो पैसा जो भी आता है, सिंध का जो हिस्सा है, जो कलेक्शन होती है, वो सारे का सारा पैसा जो है वो कहीं और लगता है, इंटीरियर में लगता है, या वहाँ के सियासतदान खा पी जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इतनी गरीब है कि वो इतने पैसे एक डिसैलिनेशन प्लांट के ऊपर नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वहाँ वोट वैसे भी नहीं मिलता उनको। तो ये फंसे हुए हैं इस किस्म की चीज़ में। या तो आप ऐसे करें कि कराची को फेडरल एरिया बना दें, आप एक स्पेशल स्टेटस दे दें, और वहाँ की जो टैक्स कलेक्शन है उनका हिस्सा उनको मिल जाए, और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट हो जाए, या वहाँ एक प्रोविंशियल स्टेटस मिल जाए, फिर तो और बात है। मगर ये जो इस वक्त का जो सूरत हाल है जिसके अंदर देयर इज़ ओनली वन फेडरल एरिया, दैट्स कराची को पीपल्स पार्टी नहीं बनने देगी कभी भी। इट इज़ द ज्यूअल इन इट्स क्राउन, बट इट इज़ स्टिल व्हाट इट इज़। सो मैं समझता हूँ कि ये सिवाय फेडरल गवर्नमेंट के और कोई नहीं कुछ कर सकता। फेडरल गवर्नमेंट गरीब है। अगर पीपल्स पार्टी को वोट मिल जाता है कराची के अंदर, तो देखिए आज आप सारा कराची पीपल्स पार्टी को वोट डाल दें, तो आप देखिए पीपल्स पार्टी कैसे कराची को तब्दील करती है, तो उनका मफाद भी होगा फिर। मगर आप देते नहीं वोट उनको, आपको पसंद नहीं है पीपल्स पार्टी, तो इसलिए फिर आप उनको नहीं देते। या आप सारे सिंध में जो वोट है वो बिखर जाए, पीपल्स पार्टी को ना मिले, किसी और एक सियासी जमात को मिल जाए जिसके अंदर कराची और सिंध के लोग एक ही पार्टी को वोट दें, फिर जाके बात बनती है। मगर वो हो नहीं रहा है ना। सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को वोट डाल रहे हैं, इंटीरियर सिंध। कराची के लोग बिखरे हुए हैं, कोई MQM को डाल रहा है, कोई जमात इस्लामी को डाल रहा है, कोई JUI को डाल रहा है, कोई इमरान खान को डाल रहा है, कोई नवाज शरीफ को डाल रहा है, कोई इंडिपेंडेंट्स को डाल रहा है। तो ऐसे तो वो शहर नहीं तरक्की करेगा। ठीक है, चलें, ये सेशन है सवालों का और इसमें हम वक्फा लेते हैं। शो में साथ देने का शुक्रिया। बहुत दूर अंदेशी पर मबनी ये सवाल स्कॉटलैंड से आया है अली। जिस तरह भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेकंड टर्म कंप्लीट कर रहा है और पूरी सेटअप जो ग्लोबल है उसको शेकअप कर दिया है, तो ये एक टर्म के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो जो सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या ये एक टेम्परेरी फेज है
और उसके बाद ये सब चीज़ें अंडू हो जाएंगी, या रिपब्लिकन्स में कोई और भी अगर आता है दोबारा तो वो पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेगा जो ट्रम्प कर रहा है, और अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। तो ये एक टेम्परेरी फेज है जिससे दुनिया इस वक्त देख रही है, गुजर रही है कि सब कुछ क्या हो रहा है, और उसके बाद ये सब अंडू हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा रेलेवेंट सवाल भी है। 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप हिला तो देगा, मगर मैं समझता हूँ उसकी कोई लास्टिंग लेगेसी नहीं होगी, बिकॉज जिस किस्म की वो चीज़ें कर रहा है वो बेसिकली दे आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्पिरिट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इसलिए मैं समझता हूँ कि दे विल नॉट लास्ट। और सो दिस इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्स। द सेकेंड रिस्पॉन्स इज़ कि सिर्फ अमेरिका में नहीं, दुनिया में भी एटीट्यूड लोगों की यही होगी कि यार 4 साल के लिए आया है, भुगत लीजिए, ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना करिए, तो इसलिए विल सर्वाइव दिस 4 years। जैसे कनाडा ने कहा है, यूके कह रहे हैं कि यार अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थोड़े से बढ़ा लो, इसको थोड़ा सा पुश बैक करो, बट दैट डजंट मीन के दिस इज़ फॉर परमानेंट। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद और इसके दौरान भी मैं समझता हूँ बहुत सी पॉलिसी रिवर्सेस करेगा ये। इस वक्त इम्पैक्ट के लिए वो बहुत कुछ कर रहा है, बट आई थिंक ही विल हैव टू रिवर्स मैनी पॉलिसी डिसीजंस। ऑलरेडी इसने जो टैरिफ्स लगाए हैं वो टैरिफ वॉर शुरू होने वाले हैं, और आप देखिएगा नुकसान कितना होगा यूनाइटेड स्टेट्स का अपना। सो एंड अदर थिंग्स इज़ वेल। सो मैं समझता हूँ कि अगली जो इलेक्शन होगी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर डेमोक्रेट्स आते हैं, जो कि यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ वो आएंगे, अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो किस किस्म के डेमोक्रेट्स होंगे। मेरी ये पेशन गोई है कि वो डेमोक्रेट्स बिल क्लिंटन और ओबामा और हिलरी क्लिंटन और जो बाइडन जैसे डेमोक्रेट्स नहीं होंगे। ये डेमोक्रेट्स तो थे, बट दे बिकेम नियो लिबरल्स जिसे कहते हैं, दे बिकेम वॉर मंगर्स। एंड जो बेसिक डेमोक्रेट्स का जो फ़लसफ़ा था, ये तो एक्चुअली रिपब्लिकन से भी आगे चले गए इन मैनी एरियाज। तो अब मैं समझता हूँ कि अमेरिका इज़ राइप। अमेरिका के कोस्टल पॉपुलेशंस जो हैं, जो ज़्यादा लिबरल हैं, वो बढ़ रही हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये जो और जो इंटरनेट के ज़रिए भी जो परसेप्शंस हैं और जो नॉलेज है वो भी तब्दील हो रही है। ये लास्ट हुर्रा जिसे कहते हैं, ये है अल्ट्रा राइट का, क्योंकि जो बाइडन और ने बिल्कुल समझें आपके बहुत बुरी उसकी प्रेसिडेंसी थी, वेरी डिसइल्यूजनमेंट उसने क्रिएट की बहुत ज़्यादा डेमोक्रेट्स के अंदर भी। सो अब जो अगली जो डेमोक्रेटिक आएगी, दे विल हैव अ न्यू लीडरशिप, और मेरी ये पेशन गोई है कि वो लीडरशिप लेफ़्ट की तरफ होगी रादर दैन द राइट, जो कि बाइडन एंड कंपनी ये सारे जो थे वो लेफ़्ट की तरफ होगी। और इट विल बी जेन्युइनली वेरी एन एडमिनिस्ट्रेशन जो अगली जनरेशन्स जो आ रही हैं, इट विल टेक देयर व्यूज़ इनटू अकाउंट। और ये जो सब कुछ हुआ है पैलेस्टाइन में, इसका जो ब्लो बैक इम्पैक्ट है, जो कि इस वक्त रिप्रेशन में आपको नज़र आ रहा है इन अमेरिका एंड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा 4 years फ्रॉम नाउ। पीपल विल टेक देयर रिवेंज एंड पीपल विल वोट अगेंस्ट दीज वेरी लॉबीज जिन्होंने ये सब कुछ किया है। एंड आई थिंक दैट विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिटिक्स। और अगर रिपब्लिकन्स में से कोई आता तो वो तो ये टो नहीं करेगा ना, डेमोक्रेट्स का तो आपने बताया। मैं कहता हूँ रिपब्लिकन से आएगा ही कोई नहीं। दिस इज द लास्ट होरा ऑफ द रिपब्लिकन्स। दिस इज माय व्यू, आई मे बी रॉन्ग, बट देन if you look at the demographic trends and the new ideologies that are now coming up, my sense is that America will bounce back. और राइट की तरफ नहीं जाएगा, इट विल बाउंस बैक। ओके, काम तमाम करने के लिए इट विल नॉट रिट्रीट इनटू आइसोलेशनिज्म, इट विल बिकम अगेन अ ग्लोबल प्लेयर इन अ डिफरेंट सेंस, बट आई थिंक इन अ मोर लिबरल सेंस देन बिफोर। और ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। अच्छा सिर साहब, अब काफ़ी ईदी होगी मेरा ख्याल है, प्रोग्राम का वक्त खत्म है, हमने व्यूअर्स को हाँ, ये व्यूअर्स को बस ईद मुबारक देनी है, दुआ मांगनी है कि यार मुल्क सही रहे, सलामत रहे। बहुत मसाइल हैं, हमारे लीडर्स को अल्लाह ताला उनको तौफीक फरमाए, उनको समझाए, उनको अक्ल दे, और हमारे लोगों के लिए कोई रिलीफ आए, और ये जो घुटन है ये दूर हो। ये घुटन के साथ तो कुछ भी नहीं चलता, और ये जो लंबे चौड़े वादे किए जा रहे हैं, इनको हमारे हुक्मरान तबका निभाए, और कुछ खुशहाली आए, कुछ स्टेबिलिटी आए, कुछ सर्टेनिटी आए, कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ आए, कुछ जॉब्स आए, and so on. So my prayers are
for the nation and for the people of this country. हाँ, इन नेक तमन्नाओं के साथ सेठी से सवाल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको मुबारक। अगले प्रांत के लिए इजाजत दें।